हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज के इस वीडियो में पहले हम देखते हैं, ये हमारा सिलेबस है हॉस्टल वार्डन का, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो मैं आपको पोर्शन करा रही हूँ वो करा रही हूँ नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट। जितने भी चिल्ड्रन की सेफ्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट के एक्ट हैं वो हम करा रहे हैं, और ये सब आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो पहला हम मैरिज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट करा चुके हैं 2006 का। दूसरा जो है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी ये पॉक्सो वाला ही है, ये भी हम करा चुके हैं 2012 का। लेकिन इसका जो संशोधन वाला थोड़ा पार्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल 2020, तो कुछ संशोधन हुए हैं, वो भी नहीं कराया है, वो मैं करा दूंगी आपको। तो दो पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम बढ़ने वाले हैं तीसरे पे। थर्ड है हमारा द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इनके नाम से ही इनकी सन तो याद ही कर लेना, ठीक है। 1986 में आया 1986। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अच्छा, हमारा फर्स्ट है ये बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, यानी द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। भाग एक में दिया गया, ये धारा एक है, ठीक है। ये धारा एक में हमेशा क्या दिया होता है, संक्षिप्त नाम, जो भी आपका अधिनियम बनाया होगा उसका नाम दिया होगा, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। और इसका विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में। इसमें कोई वो नहीं है कि जैसे हमने पॉक्सो नहीं, हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट में देखा था कि उसका पुडुचेरी में नहीं था उसका विस्तार, लेकिन इसका कहाँ है, संपूर्ण भारत में विस्तार है। बढ़ते आगे की ओर। अब दूसरे में हम क्या सीखते हैं कि दूसरे में हमेशा क्या होती है, परिभाषाएं। अच्छा, मैं आपको सीधे ये बता देती थी और एक्टों में कि सीधे परिभाषाएं होती हैं, और उसका इतना डिफाइन नहीं करती थी। वो इसलिए क्योंकि भी आगे हम जो धाराएं आएंगी उनमें समझ लेंगे। तो परिभाषाओं में जो कुछ शब्द रहते हैं कठिन जटिल जटिल जो शब्द रहते हैं उनका अर्थ दिया होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर समुचित सरकार दिया हुआ है, तो समुचित सरकार का अर्थ क्या होगा, जितने भी धाराएं दी होंगी उनमें इसका अर्थ बताया गया है। तो जहाँ जहाँ इस अधिनियम में समुचित सरकार शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, वहाँ इसका अर्थ होगा केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थापना, या रेल प्रशासन, या महापाटन, या किसी खान तेल के संबंध में केंद्रीय सरकार और सभी अन्य मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है। देखिए, जहाँ भी समुचित सरकार का नाम आएगा इस अधिनियम में, तो वहाँ केंद्र सरकार से लगाया जाएगा, और किसका लगाया जाएगा, रेल प्रशासन से लगाया जाएगा, महापाटन से लगाया जाएगा, किसी खान, मान लीजिए कोई खान है और तेल के संबंध में जो भी केंद्रीय सरकार है उससे इसका क्या होगा, अर्थ होगा अभिप्रेत, मतलब अभिप्राय तरीके से। इसका अभिप्राय क्या है, ये है केंद्र सरकार, जहाँ भी समुचित सरकार का नाम आएगा। अच्छा, बालक, यहाँ पर इस अधिनियम में बालक का अर्थ क्या है, देखिए जैसे कि हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट में देखा, तो वहाँ गर्ल्स के लिए कितनी थी, गर्ल्स के लिए 18 वर्ष थी। वहाँ गर्ल्स के लिए कितनी थी, 18 वर्ष थी, और बॉयज़ के लिए 21 थी। लेकिन यहाँ अलग है एज, तो यहाँ पर बालक किसको माना जाएगा, यहाँ 14 वर्ष से कम जो है उनको बालक माना जाएगा, यहाँ 18 वर्ष को बालक नहीं माना जाएगा। इसीलिए हर किसी में अलग अलग बालक की डेफिनेशन है। तो यहाँ 14 वर्ष से कम को क्या माना जाएगा, बालक। अच्छा, स्थापन क्या है, स्थापन का अर्थ इसमें जो भी आगे अधिनियम में आएगा उसका यहाँ पे अर्थ आप लोगों को लगाना है वाणिज्यिक स्थापन। वाणिज्यिक स्थापन यानी एक तरीके से जिससे भी आपका वाणिज्यिक, एक तरह से जिस आपका जो मनी है वो आ रहा हो, या बिजनेस टाइप का, ठीक। तो फॉर्म, होटल, भोजन, जहाँ भोजनालय होगा, जहाँ आपका जिस तरह होटल टाइप के भोजन आप करवाएंगे वो, नाट्यगृह यानी कोई शो हो रहा हो, सार्वजनिक आमोद, मनोरंजन का कोई आमोद या मनोरंजन का कोई स्थान हो सार्वजनिक का, जैसे कि हम आप देखते होंगे जब ये दशहरा होता है तो वहाँ पर काफ़ी रामलीला दिखाई जाती है ना, तो एक तरीके से सार्वजनिक मनोरंजन का, इस तरीके का जो भी है, तो वहाँ पर स्थापन का अर्थ होगा, स्थापन का अर्थ इससे लगाया जाएगा। अब है स्थापन या कर्मशाला के संबंध में अधिष्ठाता यानी जो उसके ऊपर अधिष्ठाता वह व्यक्ति
है जिसे स्थापन या कर्मशाला के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त है। जैसे मान लीजिए अधिष्ठाता कौन होगा, यहाँ अधिष्ठाता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अधिष्ठाता जो होगा वो होगा, जैसे मान लीजिए कोई होटल है, अब होटल का कोई मैनेजर है, ठीक, वो क्या कहलाएगा, अधिष्ठाता। यानी अंतिम ऐसा व्यक्ति जिसका नियंत्रण है उस आपकी जो भी व्यवसाय है उस पर, वो कहलाएगा अधिष्ठाता। अब देखिए जैसे पतन प्राधिकारी, जो भी पतन प्राधिकारी, अब यहाँ पर बताया गया पतन प्राधिकारी आप किसको समझेंगे, आगे इसका यूज होगा तो आप इसे अभी समझ लीजिएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये पतन प्राधिकारी कौन है, अब इसे बताइए, तो आप यही समझ लीजिए पतन प्राधिकारी कौन है, पतन का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है। पढ़ते हैं आगे की ओर। अब बताया गया नेक्स्ट में पतन प्राधिकारी, पतन का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है। उसमें नेक्स्ट है फिर विहित से धारा। देखिए पतन प्राधिकारी आप समझ नहीं पाए होंगे, एक मिनट समझा देती हूँ दोबारा से। पतन प्राधिकारी का मतलब है जहाँ जैसे मान लीजिए कहीं 14 साल से कम बच्चे जो हैं वो काम पर लगा रखे हैं, ठीक है, चाइल्ड जो है वो 14 ईयर से कम का है और वो किस पे लगा रखे हैं, आपने काम पर लगा रखे हैं, तो ये एक तरीके से पतन हुआ, बच्चे का पतन हो रहा है इसमें। तो अब इस चीज़ की जो देख रेख करेगा, इस चीज़ को जो संभालेगा, उसको हम पतन प्राधिकारी बोलेंगे। इसी में बोला गया पतन का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी, यानी जो ये पतन हो रहा है उसका प्रशासन जो देखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पतन प्राधिकारी बोलेंगे। अभिप्रेत यानी इसका मतलब है विहित, विहित से धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित का अर्थ होगा, विहित शब्द का यूज होगा इसमें, तो उससे कह रहा है वो, उसका अर्थ क्या होगा, इस अधिनियम में जो 18 धारा होगी, धारा 18 होगी, उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। वो हम आगे पढ़ लेंगे कि धारा 18 में क्या बोला गया है। अच्छा, सप्ताह कैसे माना जाएगा, आप अपने हिसाब से सप्ताह कैसे मानते हैं, संडे टू संडे मानते होंगे या जो भी मानते होंगे, मंडे या जो भी आप मानते हो, ठीक। तो यहाँ पर सप्ताह कैसे माना जाएगा, शनिवार की रात्रि को। वैसे तो इसमें बताया गया है कि सैटरडे की क्या है, रात्रि को, या ऐसी अन्य रात्रि को। इसमें वैसे तो बोल दिया गया है सैटरडे की रात्रि को मानना है, या फिर आप कोई अन्य रात्रि भी मान सकते हैं, आप मंडे की मान सकते हैं, ट्यूसडे की, किसी की भी मान सकते हैं, जो निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर आमोदित की जाए। यानी जो निरीक्षक होगा उस क्षेत्र का, मान लीजिए उस जिले का, और वहाँ पर क्या है, जो निरीक्षक का मतलब क्या है, जो निरीक्षण करता है इन सब चीज़ों का, जांच करेगा, तो उसके द्वारा ये बनाई गई होगी कि भाई आप अगर बच्चे से काम करवा रहे हैं तो वो सप्ताह में, मान लीजिए किसी ज़िले में संडे मान लिया, ठीक है, किसी ज़िले में क्या मान लिया, मंडे मान लिया, तो वो निरीक्षक जो है वो सभी पूरे क्या ज़िले में ये लागू कर देगा। तो इसमें ये बोला गया है, ये ज़िले भी हो सकता है, पर यहाँ पर पूर्ण रूप से जिला नहीं दिया गया। यहाँ पे बोला गया है किसी ऐसी अन्य रात्रि को जो निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर आमोदित की जाए, अर्धरात्रि के प्रारंभ होने वाली 7 दिन की कलावधि होगी। ये गलत है, ये कलावधि होगी, कलावधि से अभिप्रेत है। यानी जैसे मान लीजिए सैटरडे को माना है तो सैटरडे के 12 बजे से स्टार्ट होगी ये, ठीक है, अर्धरात्रि से 7 दिन तक की ये सप्ताह माना जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कुछ उपजीविका और प्रक्रियाओं में बालक के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए इसमें क्या है, अनुसूची के भाग में उपवर्णित किसी उपजीविका में या किसी अन्य ऐसी कर्मशाला में जिसमें अनुसूची के बारे में उपवर्णित कोई प्रक्रिया की जाती है, कोई बालक नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी कर्मशाला को जिसमें कोई प्रक्रिया अधिष्ठाता द्वारा अपने कुटुंब की सहायता के लिए। देखिए इसमें बोला गया है कि ये जो है आपका, ये धारा 3 है, यहाँ पे धारा 3 लिखा नहीं गया, धारा 3 है ये, वो धारा 2 हमारी निकल चुकी है परिभाषा। इसमें बोला गया है आप जो वैसे तो बालक से श्रम नहीं करवा सकते, ठीक है, इसमें बोला गया अनुसूची वगैरह इनमें देखकर आप बालक को श्रम नहीं करवा सकते 14 वर्ष से, लेकिन
फिर बताया गया है कि आप इस धारा की कोई बात ऐसी कर्मशाला, यानी इस धारा की कोई बात ऐसी कर्मशाला पर लागू नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कोई अधिष्ठाता है, कोई मैनेजर है। अब कोई मैनेजर है, अधिष्ठाता, मैनेजर नहीं सॉरी, कोई अधिष्ठाता है, कोई प्रक्रिया अधिष्ठाता द्वारा अपने कुटुंब की सहायता के लिए की जाती है। मान लीजिए कोई परिवार है अपना, और वो बहुत ही क्या है, गरीब है। कोई परिवार है और वो क्या है, बहुत ही गरीब है, और मान लीजिए उस पर 4-5 क्या है, बालक हैं, 4-5 बालक हैं जो 14 वर्ष से कम है। अब परिवार में माता पिता भी हैं। अब माता पिता अपना मान लीजिए कोई काम खोलते हैं, ठीक। अब उनका कोई काम है, कोई भी काम, मान लीजिए कोई शॉप ही खोलते हैं अपनी, और वो भी कैसी, फूड की कोई शॉप खोल लेते हैं। अब फूड कोई बनाने का, फूड आइटम आप कुछ भी सोच लीजिएगा, जैसे कि बनाते हैं लोग बाग। तो अब ये चार, अभी जो परिवार है ये चाहे तो अपने 4 बालक को भी लगा सकता है अपने इस किस्में, अपना जो भी उसने ये बिजनेस या जो भी खोला है इसमें लगा सकता है, ठीक है। तो कुटुंब की सहायता से अपने बालकों की सहायता ले सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर उसके बच्चों को काम करते हुआ देखें और आप पहुंच जाए कि भाई ये तो बाल श्रम है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। परिवार जो है अपने बच्चों की हेल्प ले सकता है। तो इसमें यही बोला गया है, कुटुंब की सहायता से की जाती है या सरकार द्वारा। कभी कभी क्या है, सरकार भी कुछ इस तरह के स्थापित करेगी। मान लीजिए इसमें ये बोल दिया गया कि कुछ गरीब बच्चे हैं और 14 साल से कम है। अब सरकार मान लीजिए कोई भविष्य में कोई ऐसी योजना चलाती है कि वो बच्चे कुछ काम कर सकें, फुल टाइम नहीं, थोड़ा बहुत काम कर सकें। तो इसमें उसके लिए बोल दिया गया है पहले ही कि सरकार द्वारा स्थापित, मान लीजिए कोई सरकार ही स्थापित करती है इस तरह की कोई उद्योग, तो उससे सहायता या मान्यता प्राप्त करने वाला किसी विद्यालय को लागू नहीं होगा। तो जो उसमें बच्चे काम कर रहे होंगे तो उसमें ये लागू नहीं होगा। या कोई विद्यालय भी है, अब मान लीजिए विद्यालय है, अब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो कोई कार्यक्रम चलाता है, बोलता है कि चलो पौधे लगाइए। अब 14 वर्ष से कम है, अब आप लोग बोलेंगे भाई ये तो 14 वर्ष से कम है, आप इनसे काम क्यों करा रहे हैं? नहीं, वो कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो विद्यालय की वो करा सकता है बच्चों से, ठीक। बढ़ते हम आगे की ओर। अब धारा 4, वो पीछे वाली धारा 3 थी, आप ध्यान रखिएगा, उसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो धारा 4 में बोला गया है अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति। ये जो अनुसूचियां बनी हुई हैं इनमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, ये जानेंगे। तो केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? आपसे क्वेश्चन आए कि जो बाल श्रम अधिनियम है उसमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और राजपत्र आप समझ जाइए, गजट्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो गजट्स राजपत्र होते हैं उन्हें, उनमें अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के कि अपने आशय की कम से कम 3 मास की सूचना देने के पश्चात वैसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी उपजीविका या प्रक्रिया, उपजीविका क्या मतलब है, या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी। देखिए 3 मास की सूचना देने के बाद ही आप इसमें क्या जोड़ सकेंगे, कोई प्रक्रिया जोड़ सकेंगे, तब अनुसूची तथा अनुसार संशोधन समझी जाएगी। पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? देखिए इसमें बोला गया राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आप राजपत्र में गजेट्स में अधिसूचना देंगे, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम 3 मास की सूचना देने के पश्चात, ठीक। और ये तो आप प्रक्रिया जानते हैं, केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यसभा और लोकसभा में ये क्या अधिनियम पारित करती है, फिर ये अधिनियम क्या है मतलब वहाँ पर पेश करती है, और फिर इस पर क्या हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, तब उसके बाद ये जारी होता है। पूर्ण सहमति अगर बन जाती है तो, पूर्ण नहीं मतलब जितनी बहुमत होनी चाहिए। अब धारा 5 में बोला गया बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। देखिए पहले में बोला गया है इसकी उपधाराएं हैं, 1, 2, 3 जो है उपधाराएं हैं। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि उपधारा कौन सी है, बस आप ये याद कर लीजिए कि देखिए पहले तो सबसे पहले आप इन्हें कैसे याद करेंगे, सीधे बस हेडिंग याद करिए कि धारा 5 में बोला गया बालक श्रम तकनीकी सलाहकार। आप इसे याद कर लीजिए, बस इसको आपको रटना है, क्योंकि ये तो भी रटना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो है इसे आप समझ लीजिए। इसे समझ के आप अपने माइंड से थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाकर आप आंसर कर देंगे। तो इन्हें आपको समझना है, इन्हें रटना नहीं है, और जो ऊपर वाली चीज़ है ये आपको रटनी पड़ेगी, ठीक। तो अब 1 में बोला गया है केंद्रीय सरकार एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी। देखिए केंद्रीय सरकार को बोला गया है कि हेडिंग का नाम ही ये है कि बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, यानी कोई सलाहकार समिति कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी
जिसे बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति कहा जाएगा। देखिए जो केंद्रीय सरकार है जो सलाहकार समिति का गठन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम ये बालक का पढ़ रहे हैं, बालक श्रम का पढ़ रहे हैं, तो बालक श्रम लगा दीजिए और साथ में तकनीकी सलाहकार समिति और लगा दीजिए। ठीक। सेकंड में बोला गया है समिति एक अध्यक्ष, समिति में एक क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और 10 क्या होंगे, 10 सदस्यों से मिलकर ये बनेगी। ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगी। तीसरे में बोला गया समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी बार वे आवश्यक समझे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति भी होगी। यानी जो भी वो प्रक्रिया होगी और उसे क्या है, उसे लागू करने की, विनियमित यानी विनियमित यानी दोबारा से नियमित करने की शक्ति भी होगी। भाग 3, ये भाग 3 की है। पहले जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो भाग 2 और 1 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, भाग 3 अलग है। अब भाग 3 में ज़्यादातर किसकी चर्चा होगी, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, ये किस तरह इनका विनियमन किया गया बालकों के काम की। ठीक है, धारा 6 में बोला गया है भाग का लागू होना, यानी ये वाला जो भाग है ये कैसे लागू होगा ये बताया गया है। यानी इस भाग के उपबंध ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को लागू होंगे। देखिए स्थापन का अर्थ हम पहले समझ के आए हैं, अभी आपको ध्यान हो जो हमारी परिभाषा थी हमारी धारा 2 में, वहाँ पर स्थापन का शब्द समझ के आए थे हम। स्थापन का शब्द किससे लगाया गया था वहाँ पर, चलते हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। देखिए स्थापन का अर्थ है ये वाणिज्यिक स्थापन, फॉर्म, होटल, भोजन। ठीक, यानी कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर ये कार्य हो सकता है। ऐसा बोला गया इस भाग के उपबंध ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को लागू होंगे जिसमें धारा 3 की निर्दिष्ट उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में से कोई नहीं की जाती है। ठीक, बढ़ते आगे की ओर। अब नेक्स्ट हमारा धारा 7। धारा 7 में बोला गया काम के घंटे और कालावधि। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो बालक अगर काम करते हैं तो वो कितने घंटे तक काम कर सकते हैं और या कितने घंटे तक काम कर सकते हैं, ये बोला गया है, और क्या उनकी अवधि होगी। तो पहले में बोला गया किसी बालक के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी क्योंकि उपधारा 2 के अधीन उसके विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटे से अधिक की नहीं होगी। देखिए आप उससे लगातार काम नहीं करा सकते, बीच में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपने 3 घंटे वर्क करा लिया उससे, ठीक है, तो अगले और घंटे आप वर्क नहीं करा सकते, आपको उसे रेस्ट देना पड़ेगा। लगातार आप 6 घंटे काम नहीं करा सकते उससे। और आपको साथ ही देखिए इसमें यही दिया गया है, साथ ही साथ आपको एक दिन का क्या रखना पड़ेगा, हॉलीडे भी रखना पड़ेगा, छुट्टी भी रखनी पड़ेगी। बीच में तो आप ब्रेक देंगे ही देंगे उस बालक को, लगातार आप 6-6, 7-7 घंटे नहीं कराएंगे, 3 घंटे के बाद आप उसे ब्रेक देंगे, यहाँ पर ब्रेक होगा। और फिर उसके बाद साथ साथ में आप जो 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो उस 7 दिन में से आप एक दिन का हॉलीडे भी देंगे उस बालक को जिसका वो अधिकारी है। इसमें बोला गया है ये कि जिसके अंतर्गत किसी दिन काम की प्रतीक्षा में बिताया गया समय भी है। इसमें ये बोला गया कि 6 घंटे से अधिक नहीं काम करवाएंगे और इसमें विश्राम की अवधि भी क्या शामिल होगी बच्चों से। किसी बालक से 7 बजे यानी शाम के 7 बजे से और सुबह के 8 बजे तक आप काम नहीं करा सकते, ना ही अपेक्षा कर सकते, ना ही ये इसकी अनुज्ञा दी जाती है। किसी बालक से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले से ही अन्य स्थापन में काम कर रहा हो। मान लीजिए वो किसी ए होटल में काम कर रहा है, ठीक है ना, काम कर रहा है, और कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। अब उसी दिन मान लीजिए कोई बी मैरिज होम आ गया, अब उसमें कोई से शादी का काम मिल गया। अब भाई अब क्या है, इसने बोला कि तू भाई मेरे यहाँ भी आ जा, तो यानी इसने 6-7 घंटे इसके यहाँ भी काम कर लिया, फिर इसके यहाँ भी चला गया। ऐसा नहीं होगा, ये अनुज्ञा नहीं देगा। ये मैरिज होम, ये फिर किस पर अपराध माना जाएगा, ये इस मैरिज होम पर अपराध माना जाएगा कि आप किसी बच्चे को जब वो एक स्थान पर काम कर रहा है और दूसरे स्थापन में आप नहीं काम करवाएंगे उससे।
धारा 8 में बोला गया है साप्ताहिक अवकाश दिन, यही इसमें बोला गया है, यानी जो मैं पहले बता चुकी थी, यानी एक हफ्ते में आपको एक दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। तो किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मनाने की अनुज्ञा होगी। बोला गया है इसमें संपूर्ण एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। वह दिन स्थापन में किसी सहज दृश्य स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित सूचना में अधिष्ठाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए संडे की क्या रखता है, अपनी उस बालक की क्या रखता है, हॉलीडे रखता है, उस बालक की या जो भी आप हॉलीडे रखते हैं, तो आप ये जो हॉलीडे रखते हैं ये आपको ऐसी जगह लगाना पड़ेगा कोई पोस्टर में जहाँ पर सब लोग इसे देख सके कि भाई संडे की इसमें क्या है, हॉलीडे है। यही इसमें बोला गया। अधिष्ठाता यानी जो भी उस, मान लीजिए जो होटल है या कोई छोटा सा ढाबा है, उस ढाबे का जो भी ऊपर वाला वरिष्ठ क्या होगा, वरिष्ठ व्यक्ति होगा जो उसे चला रहा होगा, तो वही अधिष्ठाता कहलाएगा। वो अधिष्ठाता क्या करेगा, किसी ऐसी जगह पे जहाँ सब लोग उसे देख सके, उसे क्या करेगा, उस पोस्टर या उसको विनिर्दिष्ट यानी दिखाएगा। इस प्रकार भी विनिर्दिष्ट किए गए दिन में से उस अधिष्ठाता द्वारा 3 मास में से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखिए धारा 9 में बोला गया है निरीक्षक को सूचना ऐसा स्थापन, ऐसे स्थापन यानी जिसमें कोई बालक ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के ठीक पहले, यानी ये जो अधिनियम जिस तारीख को आया उससे पहले काम करने के लिए नियोजित था, यानी कोई बालक जो है इस अधिनियम के आने से पहले वो नियोजित था या फिर वो काम करने के लिए अनुज्ञात था, या फिर वो अनुज्ञात यानी राजी हो गया था काम करने के लिए, तो प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसे प्रारंभ 30 दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को उस जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है निम्नलिखित अंतर्वृष्टि करते हुए लिखित सूचना भेजेगा। तो देखिए जो अधिष्ठाता यानी जो उस होटल या जो भी संस्था है उसका मालिक जो होगा वो क्या करेगा, जो निरीक्षक होगा, जो निरीक्षण करने वाला है, उस स्थानीय सीमा जो भी सीमा होगी उसके अंतर्गत जो क्या करेगा, वो सूचना भेजेगा उस बालक की। वो क्या सूचना भेजेगा, उसमें स्थापन का नाम, यानी स्थापन यानी आप समझ जाइएगा, यानी जो भी होटल मैरिज होम या स्थापन होटल मैरिज होम के सिवा और भी जो है पीछे पढ़ के आ चुके हैं वो सारी डेफिनेशन में आएंगे। तो स्थापन का नाम भेजेगा, अवस्थिति भेजेगी यानी वो कहाँ स्थित है, साथ में स्थापन का वास्तव में प्रबंध करने वाला व्यक्ति यानी जो मैनेजर होगा या जो उसका हेड होगा उसके बारे में बताएगा, उसका नाम बताएगा, वह पता जिस पर स्थापन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जानी चाहिए, यानी वह पता जिससे स्थापन से संबंधित सूचनाएं भेजनी चाहिए वो पता भी बताया जाएगा। उपजीविका की प्रकृति या स्थापन में की जाने वाली प्रक्रिया। अच्छा, अब धारा 10 में बताया गया आयु के बारे में विवाद। आयु के बारे में क्या विवाद है, यदि किसी ऐसे बालक की जो अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात किया जाता है, आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, यानी उस बालक के रूप में कोई बालक की एज से कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो कैसे सॉल्व होगा, तो वह प्रश्न विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे बालक की आयु के बारे में दिए गए प्रमाण पत्र के अभाव में निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। मान लीजिए उसके पास कोई क्या नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे कौन करेगा, उसे चिकित्सा प्राधिकारी जो होगा उसको सौंपा जाएगा, वो उसकी क्या करेगा, जांच करेगा और उसे निर्दिष्टित करेगा। बढ़ते आगे की ओर। अब हमारा धारा 11 में बोला गया रजिस्टर का रखना, यानी हमें रजिस्टर का रखना जो भी अधिष्ठाता होगा उसका ज़रूरी होगा, तो इसमें बताया गया है। देखिए इसमें बोला गया है प्रत्येक अधिष्ठाता जो भी अधिष्ठाता होगा द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालक के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो काम के घंटे के दौरान सब समय पर या समयों पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। देखिए अधिष्ठाता द्वारा एक रजिस्टर रखा जाएगा जो काम के समय हमेशा क्या होगा, बालकों के संबंध में रजिस्टर रखा जाएगा जो हमेशा जब भी काम होगा तो वहाँ पे उपलब्ध होगा रजिस्टर, और समयों पर क्या जो निरीक्षक है जो निरीक्षण करेगा इन चीज़ों का उपलब्ध होगा, वो उसे देख सकेगा, दर्शित होंगे, ठीक है, उसे देखेंगे निरीक्षण को।
कै में बोला गया काम के लिए इस प्रकार नियोजित या अनुज्ञात किए गए बालक का नाम और उसके जन्म का तारीख, यानी जो भी आपका नाम है और तारीख वो आपको बालक की बताई गई होगी। आप जिस बालक से काम करा रहे हैं कहीं वो बालक नाबालिग तो नहीं है, यानी नाबालिग यानी एक तरीके से वो बालक तो नहीं, 14 वर्ष से कम तो नहीं है। किसी ऐसे बालक के काम के घंटे और कालावधियों तथा विश्राम की भी अंतराल जिनका वह हकदार है, यानी उस रजिस्टर में वो भी लिखा होगा कि वो कितने घंटे आप उससे काम कराते हैं और क्या कालावधि यानी वही कितनी अवधि है, विश्राम का भी अंतराल लिखा होगा जिसका वह हकदार है वो। किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति और ऐसे अन्य विशिष्टताएं जो विहित की जाएं, यानी जो ऐसी विशिष्टताएं जो लिखी जाने योग्य हैं आपको वो लिखनी होंगी इस रजिस्टर में। धारा 12 में बोला गया है, धारा 3 इसी जो अधिनियम है इसकी धारा 3 और धारा 14 अभी हमने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे कि संक्षिप्ति को अंत्यविष्ट करने वाली सूचनाओं का संप्रदर्शन। देखिए इसे हम समझते हैं तब आपके समझ में आएगा। प्रत्येक रेल प्रशासन, जो भी रेल का प्रशासन है वो प्रत्येक पतन प्राधिकारी यानी जो इसका अधिकारी होगा, जो ये पतन है एक तरीके से बालक से काम करना, बालक का क्या होगा पतन, और इसका अधिकारी जो होगा वो क्या कहलाएगा पतन प्राधिकारी। और प्रत्येक अधिष्ठाता यानी जो काम करवाता है, यथास्थिति अपनी रेल के प्रत्येक स्टेशन पर वो क्या करेगा, जो भी रेल का स्टेशन होगा उस पर, साथ में पतन की सीमाएं, जहाँ ये सीमाओं के भीतर या काम के स्थल पर किसी सहज दृश्य और सुगम स्थान पर स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में भी, स्थानीय भाषा में साथ में और अंग्रेजी भाषा में इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 की संक्षिप्ति अंतर्वृष्टि करने वाली सूचनाएं संप्रदर्शित करवाएगा। यानी इसमें यही बोला गया है, जो पतन प्राधिकारी होगा वो, रेल प्रशासन होगा वो, अधिष्ठाता होगा वो, यथास्थिति जो भी हो रेल के प्रत्येक स्टेशन पर और ऐसे स्थान पर जहाँ इस तरह की संभावनाएं हैं वहाँ पर इस तरह का क्या है, एक तरह का चार्ट या पोस्टर लगवाया जाएगा और ये सब नियम उसमें बताए गए होंगे कि आप किस तरह बालक के अगर आप वर्क कराते हैं तो उसे कितना है 6 घंटे से अधिक नहीं करा सकते, बीच में आपको 1 घंटे का लगभग 1 या जितने भी घंटे का विश्राम भी देना होगा और साथ में हफ्ते में से 1 दिन आपको क्या है उसको हॉलीडे छुट्टी भी देनी होगी। ये बारे में बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे के जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।